नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है ताबिश हुसैन। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त पूरे देश में एनआईए, ईडी, राज्य पुलिस मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर रेड कर रही है अलग अलग राज्यों में और इस संबंध में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रेड, ये जो छापेमारी है आज सुबह सुबह शुरू की गई है और इस वक्त आपको बताएं उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में अलग अलग जगहों पर टेरर फंडिंग को लेकर ये रेड मारी जा रही है। और इस रेड में आपको बताएं इससे पहले 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं और आज भी अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर एनआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी नीता हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। नीता, बताइए किस तरीके से फंडिंग जो है ली जा रही थी और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और इस रेड को लेकर भी क्या जानकारी मिल पा रही है? ये अभी तक की सबसे बड़ी रेड है और एक्शन है, कार्रवाई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और वेरियस स्टेट पुलिसेस ने, क्योंकि 10 से ज्यादा स्टेट्स में ये रेड्स जो पड़ी हैं और साथ में अरेस्ट जो है वो हुई हैं, तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जिसमें 200 से 250 अफसर जो थे वो इन्वॉल्व थे, तब ये जो रेड्स हैं और जो अरेस्ट हैं ये संभव हो पाई हैं। 10 से ज्यादा स्टेट्स में हैं, जैसे कि आप खुद बता रहे थे कि कौन कौन सी स्टेट्स में हो रही हैं। हमारे सूत्र भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये यूपी में, केरला में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम में भी ये जो रेड्स हैं और जो ये अरेस्ट हैं ये वो हुई हैं। मोटा मोटी जो बात बताई जा रही है अभी सरकारी सूत्रों द्वारा, उनका ये कहना है कि टेररिज्म की फंडिंग को लेकर है, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कैंप्स को लेकर है और रेडिकलाइजिंग जो है नौजवानों को लेकर है। हमने देखा है कि हाल फिलहाल में ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें अगर कोई प्रोटेस्ट भी कहीं पर हुआ है, सरकार के विरुद्ध ये प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसमें एक पीएफआई का लिंक जो है वो सामने आया है। कई स्टेट पुलिस ने इस मामले को जो है वो फ्लैग किया है, चाहे वो तेलंगाना की पुलिस हो, चाहे वो असम की पुलिस हो, उन लोगों ने ये जो है वो फ्लैग किया है कि किस तरह से पीएफआई जो है वो अपने रूट जो है वो फैला रहा है। तो बहुत ही एक संगठित मामले की पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पे कलेक्ट किया गया एनआईए द्वारा और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये रेड्स और जो अरेस्ट हैं ये फिलहाल की गई हैं। 10 से ज्यादा स्टेट्स में ये अरेस्ट है और जो कार्रवाई जो है वो फिलहाल भी की जा रही है। 100 से ज्यादा जो पीएफआई से लिंक्ड लोग हैं, उनके जो नेता हैं, टॉप लीडरशिप भी जिसमें इंक्लूडेड है। हालांकि अभी सरकारी सूत्र जो है उनके नाम जो है वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप को जो है उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। ताबिश जी, नीता, बहुत ही संक्षेप में आप ये बताएं कि पीएफआई का पूरा किस तरह का इतिहास रहा है कि ये मिलकर अब एनआईए, स्टेट पुलिस और ईडी जो है अब ये छापेमारी करने को मजबूर हुई है। पीएफआई का हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में या सालों में कई बार इनके लिंक सामने आए हैं। हालांकि कार्रवाई इनके ऊपर हुई है लेकिन इतनी अरेस्ट जो है वो अभी नहीं हुई। हमने देखा भी कुछ दिनों पहले तेलंगाना में भी 4 लोग जो हैं पीएफआई से कनेक्टेड जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। आज केरला में बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। जो टॉप लीडरशिप को टारगेट करने की जो एक पहल है वो अब इन वेरियस स्टेट एजेंसीज, ईडी और एनआईए ने की है। इनकी फंडिंग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि विदेश से इन लोगों को फंडिंग आती है और किस तरह से ये सरकार के विरुद्ध में इस फंड का इस्तेमाल करते हैं टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में भी। तो ये सब बातें जो है अब वो एनआईए की जांच के घेरे में है। जया जी, शुक्रिया नीता आपका सब जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे और अपडेट इससे जुड़ा हुआ आएगा। तो यहाँ पर 100 से ज्यादा जगह पर 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और देश के अलग अलग जगहों पर विभिन्न राज्यों में जो है ये छापेमारी चल रही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं पंजाब में आज होने वाला विधानसभा का विशेष सत्र। वो आज नहीं होगा क्योंकि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा सत्र को लेकर जो अपना पुराना आदेश था उसको वापस ले लिया है और राज्यपाल ने कानूनी सलाह लेने के बाद ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ विश्वास मत के लिए सत्र बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। इधर इस फैसले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। सरकार ने कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई है और आपको बताएं राज्य सरकार ने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए बहुमत सिद्ध करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र यहां पर बुलाया था, जिसको लेकर यहां पर अब ये सियासत हो रही है।
आपको बता दें कि बीजेपी पर विधायकों की खरीद का आरोप लगाते हुए ये विशेष सत्र आज के लिए बुलाया गया था ताकि विश्वास मत साबित कर सके, ठीक वैसे ही जैसे कि दिल्ली सरकार ने किया था। लेकिन राज्यपाल ने जो अपना पुराना आदेश है उसको वापस ले लिया है, यानी आज विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। और इस संबंध में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी हम दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि राज्यपाल कैबिनेट द्वारा बुलाए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं, फिर तो जनतंत्र खत्म है। 2 दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाजत दी, जब ऑपरेशन लोटस फेल होता लगा और संख्या पूरी नहीं हुई तो ऊपर से फोन आया कि इजाजत वापस ले लो। आज देश में एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। और भगवंत मान ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा को नहीं चलने देना देश के लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ भीमराव जी का संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस जनता देख रही है। उधर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का इसको लेकर कहना है कि आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया है। मान साहब का आज मैं ट्वीट देखा, जनता सब देख रही है, यही तो मैं कह रहा पंजाबी सब कुछ देख रहा है। पंजाब के प्रति जवाबदेही दो मान साहब। राज्यपाल कोई भी निर्णय करते हैं तो उन्होंने एक नहीं सब जगह से जो कानूनी होगा उसके हिसाब से निर्णय किया है। ड्रामा करने में इनका कोई सानी है? और मेरे को बताओ 92 सीटों वालों को इस प्रकार की होशी राजनीति करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 6 महीने की कारगुजारी है उनको ये पता चल रहा है कि उसका लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सारी बातें खड़ी की जा रही है। तो मैं गवर्नर पंजाब का पुरोहित साहब के इस जो ऑर्डर है इसको मैं वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूँ ये एक एस्टैब्लिश्ड जो कायदे कानून है उसके मुताबिक हुआ है। पहला ऑर्डर इनका वाज नॉट इन लाइन। उन्होंने लोग लीगल इस पर ओपिनियन लिया और लीगल ओपिनियन ने भी यह बात कही है गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन विधानसभा का अलाउ ही नहीं करता कि गवर्नमेंट ऐसा सदर खुद बुलाए। ये तब बुलाया जाता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन से आती है। दे वर जस्ट वेस्टिंग टाइम। तो प्रताप सिंह बाजवा जो कि कांग्रेस के नेता है साफ तौर पर कह रहे हैं इस तरह का विशेष सत्र आमतौर पर तब बुलाया जाता है जब विपक्ष जो है अविश्वास की बात करता है, उस तरह का कोई प्रस्ताव लेकर आता है। मौजूदा सरकार पंजाब में बहुमत है उसके पास, तो क्यों उसको जरूरत महसूस हुई? तो यहाँ विपक्ष चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो वो एक सुर में नजर आ रहे हैं। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, पहली बात तो पंजाब सरकार को क्यों जरूरत महसूस हुई जब वो बहुमत में है कि उसको बहुमत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुलाना पड़े? और दूसरा, राज्यपाल ने पहले मंजूरी दी, वापस क्यों ले लिया वो आदेश? जी देखिए, क्यों सरकार को ये जरूरत पड़ी, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा हुआ है तो मैक्सिमम चीजें पंजाब में वही होती हैं जो दिल्ली में हो रही हैं। दिल्ली में भी पहले ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, फिर बहुमत दिखाने के लिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि हम मेजोरिटी में हैं, वहां पर असेंबली सेशन उन्होंने बुला लिया। वहां पर एलजी की मंजूरी शायद लेनी पड़ती है, वो उनको मिल गई, उन्होंने असेंबली सेशन बुला लिया। पंजाब में ऐसा ही पैटर्न था, यहां पर भी पहले ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया यहां के विधायकों ने, मंत्रियों ने। पंजाब पुलिस को जाकर एक एफआईआर भी रजिस्टर करवा दी। उस पर भी कई सवाल उठे कि जब आपके पास सबूत हैं तो आप सबूत जनता के सामने रखिए कि कौन लोग हैं जो आपकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, एमएलए खरीदना चाहते हैं। खैर, उसके बाद जो है एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है। कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मोशन मुख्यमंत्री मूव करेंगे। अब यहां से टेक्निकलिटी शुरू होती है। राज्यपाल को कल ही जो है प्रताप बाजवा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं असेंबली में, और अश्विनी शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, उन दोनों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, एक दरखास्त दी कि असेंबली सेशन बुलाने के जो कानून है उसमें कहीं पर यह मेंशन नहीं है कि सरकार खुद
मोशन के फेवर में कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में ही मूव करने के लिए एक सेशन बुला ले। आप सेशन उस वक्त बुलाते हैं जब आपको यूनिटी पे या स्ट्रेंथ पर या आपके जो नंबर्स हैं उस पे आपको भरोसा ना हो या विपक्ष को भरोसा ना हो। तो विपक्ष ऐसी या गवर्नर ऐसा कह सकते हैं या आप सेशन बुला सकते हैं, लेकिन जब आपके पास बहुमत है, किसी को शक नहीं है, तो आप क्यों बुला रहे हैं? ऐसा कोई कानून नहीं है। उसका हवाला देकर राज्यपाल ने कल वो चिट्ठी विड्रॉल ऑर्डर निकाल दिया कि आप नहीं बुला सकते। और अब जो है 9 बजे मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और 10:30 बजे फिर एक कैबिनेट की मीटिंग है। तो उस कैबिनेट में हो सकता है फिर से दोबारा यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि हमें स्पेशल सेशन बुलाना है। कैबिनेट के बाद वो प्रस्ताव जो है राज्यपाल को भेजा जाता है। चलिए, तो गजाली यहाँ पर ये चीज तो साफ हो गई इस बार कुछ जी, ये चीज तो यहाँ पर साफ हो गई गजाली के आज सत्र नहीं होगा, लेकिन उसके बाद विधायकों की बैठक जरूर होगी और कैबिनेट की बैठक जरूर बुलाई गई है। बीजेपी की क्या तैयारी है? वो भी आज घेराव करने की तैयारी में है। बहुत तो जोरदार सियासत तो आज होने वाली है। बिल्कुल पूरा दिन जो है आज ये चलता रहेगा, क्योंकि भाजपा ने कल ही ये प्रोग्राम बना लिया था कि अगर आज सत्र होता तो वो सत्र के बाहर घेराव करते। सत्र नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री के घर के बाहर घेराव करेंगे। उनका भी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है जब पहले कई विशेष सत्र बुला चुकी है, चाहे वो चंडीगढ़ पे पंजाब का मालिकाना हक हो या सिर्फ चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल है, ऐसे रिजोल्यूशन पास करने के लिए स्पेशल सेशन एक दिन का बुलाया जा चुका है और खुद गवर्नर ने उसके लिए हामी भरी भी है और दी भी है इजाजत। भाजपा कहती है कि जब ऐसे सत्र होते हैं जहां पर विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होती है, तब तो आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कहती है। इस बार जब कांग्रेस और बीजेपी इस विशेष सत्र के खिलाफ थी तो आम आदमी पार्टी इस पे आरोप लगा रही है कि दोनों मिले हुए हैं। और दूसरी सबसे अहम बात जो भाजपा कहती है कि अगर आपके पास सबूत है कि कोई आपके एमएलए तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, तो आप सबूत सामने लाएं। पुलिस के पास भी आप गए होंगे तो कुछ सबूत रखा होगा। तो जनता के लिए आप ये सत्र बुला रहे थे कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है या है, तो इसके साथ साथ आप सदन के पटल पे जो है आप सबूत भी रखें। यही पूरा मामला है इसमें। बिल्कुल। और सबूतों के पेश करने की बात दिल्ली में भी उठी थी, शराब कथित रूप से घोटाले के मामले में, उसमें कोई सबूत पेश नहीं किया गया। और यहां पर भी जो बीजेपी ऑपरेशन लोटस का आरोप आम आदमी पार्टी सरकार लगा रही है, उसके खिलाफ क्या सबूत है, वो भी इंतजार रहेगा कि सबूत क्या पेश करती है आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में दुविधा की हालत बनी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आगे आने को तैयार हैं, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट अपनी दावेदारी के साथ मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं। कल अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। आज गहलोत जो है राहुल गांधी से मिलने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए केरल जा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में सोनिया गांधी के घर करीब 2 घंटे की बैठक के बाद शाम 6 बजे अशोक गहलोत जब निकले तो मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि इस बैठक के लिए दोपहर करीब 12 बजे जब वे जयपुर से दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव तो ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। जाहिर सी बात है कि गहलोत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने और अध्यक्ष बनने को तो तैयार हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं। हालांकि कांग्रेस के पुराने नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक दांव चल दिया है और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की याद दिला दी है। उधर मंगलवार को ही कोच्चि पहुंचे सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2018 से ही उनकी दावेदारी रही है। इस मुद्दे पर वे खुलकर बोल नहीं रहे, लेकिन पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, ये सबको पता है। 9,000 elected representatives will choose the Congress president, and again, like the party has said, that anybody who wishes to run for elections can file nomination. It's a very open, fair and transparent process. So anyone who's keen or interested can run for those elections. कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होने वाली है। शशि थरूर भी पर्चा भरेंगे, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।
अंदरूनी तौर पर कांग्रेस इस समय दो बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है। एक तो अध्यक्ष पद का चुनाव और दूसरा राजस्थान की कुर्सी का फैसला। राजस्थान की कुर्सी को लेकर खींचतान इस हद तक बढ़ गई है कि इसने फौरी तौर पर अध्यक्ष पद के चुनाव की बात को कहीं पीछे छोड़ दिया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है। बेंगलुरु में तड़के कुछ दीवारों पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का पोस्टर क्यूआर कोड के साथ दिखा। उसमें लिखा था पे सीएम 40%, यानी कि सीधा हमला बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार पर। और ये सियासत जो है वो कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से कर रही है और यहाँ पर भी आप देखिए मुंबई सरकार पर कांग्रेस का, हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आनन फानन में पोस्टर जो है वो हटा दिए गए, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उनकी और राज्य की छवि खराब करने की साजिश इसको करार दिया है। बेंगलुरु में कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर्स बुधवार सुबह दिखे। साफ लिखा है पे सीएम 40% इज एक्सेप्टेड हियर, यानी 40% कमीशन का आरोप जो विपक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकार पर लगा रहा है। जितनी तेजी से पोस्टर्स लगाए गए उतनी ही जल्दबाजी महानगर पालिका ने उन्हें हटाने में दिखाई और महज कुछ ही घंटों में शहर से पोस्टर्स हटा दिए गए। पोस्टर को ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है पे सीएम 40%, उनके मिस गवर्नेंस के लिए। साफ है कि बात सभी घोटालों की हो रही है जिसका आरोप इस सरकार पर लग रहा है। क्या सरकार ने आरोपों से इनकार किया है? क्या सरकार हाउस में डिबेट करेगी? भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा हो रहा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले की न्यायिक जांच की मांग और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में दी गई क्लीन चिट के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के 40% कमीशन के आरोप को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। पोस्टर वॉर इसी का नतीजा है। Since 8 years, since they are in power, not in power, they have been. कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है, ऐसे में वो भ्रमित हो गई है। उनका इंटरनल सर्वे भी कहता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे, इसलिए कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है जो बहुत ही बेतुकी और ठीक नहीं है। वो पार्टी जो 50 साल से ज्यादा सत्ता में रही है उसको ये सब करना शोभा नहीं देता। The state and the nation for more than 50 years, stooping to such a level, bringing the democratic positions which has been respected by the people to this level. कांग्रेस ने हफ्ते पहले एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जहां बसवराज बोम्मई सरकार के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये मेरी और कर्नाटक की छवि खराब करने की कोशिश है। इस मामले में केस दर्ज किया जाएगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सब के पीछे कौन है। ये राज्य की छवि खराब कर रहे हैं। Different type of cartoons come out. Have cartoons not come out in? कई तरह के कार्टून सामने आते हैं। ये लोगों से बात करने का तरीका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। अगर गलत है तो वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। To take any type of actions, we welcome them. You please look at the various cartoons which has come from so many days. यहाँ से पोस्टर्स हटा दिए गए हैं और इसी तरह शहर में कई जगहों पर, कई दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए थे जो हटा दिए गए। भले ही पोस्टर्स हटा दिए गए हों, लेकिन विपक्ष लगातार बसवराज बोम्मई सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब तलब कर रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ और गुर्जर और पाल समाज में ये खूनी झड़प यहां पर हुई है और इस घटना में एक की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से डंडे चल रहे हैं और खूनी संघर्ष का यहां पर शिवपुरी में माहौल देखने को मिला और गंभीर रूप से यहां पर घायल जो हुए हैं 4 लोग। एक व्यक्ति को इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया है, बाकी का शिवपुरी के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। झड़प जो है वो वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर हुई है। घटना के बाद पाल समाज के लोगों ने हत्या के मामले में आरोपियों के नाम
बढ़ाने को लेकर चक्का जाम कर दिया। मृतकों के परिजनों का कहना था कि वन विभाग अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करता तो ये घटना नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां देश में जैविक खेती पर बड़ा जोर है, लेकिन देश में इस मामले में सबसे अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश में कई हितग्राहियों को कागजों में ट्रेनिंग मिल गई। उनके नाम पर जैविक फसलों का उत्पादन हो गया, एक्सपोर्ट भी हो गया। कई जिलों में आदिवासी इलाकों में भी किसानों के नाम पर लूट देखने को मिली है। और जैविक खेती के लिए उन्हें ऐसे बीज दिए गए जो भारत में जैविक खेती के लिए केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना की गाइडलाइन में शामिल नहीं है। आरोप ये भी है कि आदिवासी किसानों को जैविक खेती के नाम पर ट्रेनिंग देने के लिए मिले 110 करोड़ रुपए की भी बंदरबाट हो गई। मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, ये धरती हमारी मां है। हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है। हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती मां को तबाह कर रहे हैं। आइए, आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। पूज्य बापू ने हमें रास्ता दिखाया है। क्या हम 10%, 20%, 25% अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे? हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन जैविक खेती में देश में पहली पायदान पर खड़े मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पश्चिमी निमाड़ के बलसगांव में शाहिद और सादिक का नाम सरकारी फाइलों में जैविक खेती करने वालों के नाम पर दर्ज है। इन जैसे किसानों की ट्रेनिंग पर भी सरकारी फाइलों में करोड़ों खर्च हुए हैं। मध्य प्रदेश में 4 निजी एजेंसियों को इसका काम दिया गया था। हकीकत क्या है, इनसे ही सुनिए। नहीं, कभी नहीं की ट्रेनिंग, ना जैविक खेती करते हैं हम। अच्छा, क्या करते हैं आप फिर? किसानी करते हैं, पेस्टिसाइड वाली किसानी करते हैं और किसानी करते हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग वगैरह करते हैं? खेती जैविक खेती नहीं करते। नहीं, और कोई ट्रेनिंग भी नहीं लिया आज तक। ट्रेनिंग ही नहीं ली और जैविक खेती भी नहीं करते हम। ये फ्रॉड काम है। अच्छा, ये आपके गांव का नाम आ रहा है? तो सर अभी तक हमने तो देखा ही नहीं है कौन जो कहीं भी नहीं होता है, जैविक खेती होती ही नहीं। बात एक गांव की नहीं है। आरोप है कि कई आदिवासी बहुल गांवों में फर्जी किसान समूह बनाए गए हैं, सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है और उत्पादों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास जैसे जिलों से कपास, सोयाबीन जैसे कई उत्पादों को जैविक के नाम पर सप्लाई किया जा रहा है। जैविक खेती की लिस्ट में भगवानपुरा का नाम भी है। सुनिए वहाँ के भूतपूर्व जनपद अध्यक्ष क्या बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कोई जैविक खेती नहीं होती है। कपास, मक्का, ये सारी फसलें होती है, लेकिन जैविक खेती नहीं होती है। यहाँ तो हम खाद भी डालते हैं, दवाई भी डालते हैं। जैविक खेती में खाद और दवाई डाली नहीं जाती है, लेकिन हम तो ये जैविक खेती नहीं होती, इसलिए हमारे एरिया में कोई जैविक खेती नहीं होती। और मैं पूरे भगवानपुरा में, पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, इसलिए भगवानपुरा में मेरे को मालूम है कि कहीं पे जैविक खेती नहीं होती। इन संस्थाओं और कंपनियों के रसूख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत और मध्य प्रदेश सरकार के 2-2 खत के बावजूद अभी तक इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया है। हमने उनको 2 पत्र लिखे महिमा फाइबर्स को, उसके संबंध में उन्होंने कोई जवाब अभी दिया नहीं है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे, किंतु उनके द्वारा हमने चाहा था कि आपने कितना क्रय विक्रय किया है, कहाँ किसानों का जैविक उत्पादन किया है, कितना किसानों का एपिडा रजिस्ट्रेशन हुआ, इसकी कोई जानकारी उनके द्वारा नहीं दी जा रही है। अब यदि जानकारी नहीं दी जा रही तो हम उसके लिए आगे शासन को लिखेंगे। शासन के निर्देशानुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। खैर, केंद्र से ही कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड से ही तो प्रमाणीकरण होता है। सरकार का जवाब वही रटा रटाया। संज्ञान में है, मैंने ही जांच के आदेश दिए थे। हम जांच करा रहे हैं और जहाँ कहीं गड़बड़ी होगी, दोषी होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे खुद से इसको? बिल्कुल, मैं खुद देखूंगा। और ये जो प्रशिक्षण की बात आ रही है, खास करके आदिवासी किसानों के खरगोन और पूरे बेल्ट में, जो केंद्र सरकार से पैसा भी ले रहा है और किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। नहीं, उसके लिए भी मैं उसकी भी जांच करा रहा हूँ। 2020-21 में भारत से 8,88,179 मीट्रिक टन जैविक खाद्य सामग्री का निर्यात हुआ, यानी 7,078 करोड़ रुपए का निर्यात।
मध्य प्रदेश की इसमें हिस्सेदारी 5 लाख मीट्रिक टन थी, यानी 2683 करोड़ रुपए का कारोबार। प्रधानमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर कृषि मंत्री, सबकी जबान पर एक ही बात है, जैविक खेती। लेकिन जिस तरह से जैविक खेती के नाम पर सरकारी तिजोरी को लूटा जा रहा है और किसानों को छला जा रहा है, वो अपने आप में बेहद संगीन है। खरगोन से अपने सहयोगी आसिफ खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा से, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस पर जमकर बरसे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि यूक्रेन में क्रूर और गैर जरूरी युद्ध छेड़कर रूस ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का बेशर्मी से उल्लंघन किया है। यहां जो बाइडेन ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रमुख सदस्य ने एक संप्रभु राज्य को मानचित्र से मिटाने की कोशिश की। पुतिन की धमकी पर जो बाइडेन ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों के लिए गैर जिम्मेदाराना धमकी दे रहा है। परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता और न ही कभी लड़ना चाहिए। Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. Whoever you are, wherever you live, whatever you believe, that should make your blood run cold. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है और पुतिन ने कहा कि जो लोग हमें परमाणु हथियारों से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हवा का रुख उनकी ओर भी मुड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी परमाणु हमले की चेतावनी को हल्के में ना ले। एटमी चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है। साथ ही पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने सीमा पार कर ली है। पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने, विभाजित करने, नष्ट करने का आह्वान कर रहे हैं और इसके साथ ही पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भी तैनात करने का आदेश दिया है। तो रूस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से एटमी हमले को लेकर चेतावनी दी, उसका जवाब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दिया। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया पुतिन को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने देगी। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि कल पुतिन कह सकते हैं कि यूक्रेन के साथ पोलैंड को भी अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऐसा ना होने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हम इसे मान जाएंगे? मॉनसून अब बीतने को है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में औसत से कम बारिश हुई है और इसकी वजह से वहां के किसान काफी तनाव में हैं। बिल्कुल, और अभी से इन राज्यों सरकारों को सोचना होगा कि इन किसानों के लिए क्या कुछ करना होगा। आपको बता दें, मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 703 में से 206 जिलों में कम या फिर काफी कम बारिश हुई है। बुधवार को दिल्ली में झमाझम बारिश होती रही, जबकि मंगलवार को गोरखपुर भी खूब भीगा। लेकिन लौटते मॉनसून की इतनी भर बारिश किसानों के लिए काफी नहीं। कई राज्यों में किसान मायूस हैं, खासकर धान और दलहन की खेती करने वाले। बारिश न होने के कारण किसान बहुत परेशान हैं और हम लोग टेबल से पानी लगाते हैं रात बिरात में, तो उससे कुछ पूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी के न बरसने पर गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिलहन, ये जितनी फसलें, सारी फसलें, जिसमें से गन्ना और गेहूं, धान तो बिल्कुल ही नष्ट ही मान बराबर चली। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान देश के 200 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां बारिश कम या काफी कम हुई है। यूपी के 58 जिलों में पानी कम बरसा, जबकि बिहार के 33 जिलों ने मानसून की बेरुखी झेली है। यूपी में इस सीजन के दौरान औसत से 37% कम बारिश हुई है, तो बिहार में 30%,
पंजाब में 21% और झारखंड में औसत से 20% कम बारिश हुई है। मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम समेत कुल 8 राज्यों में इस मॉनसून सीजन में औसत से 20% या उससे भी कम बारिश हुई है। कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में औसत से कम बारिश का सबसे ज्यादा असर महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ा है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 16 सितंबर तक पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल की बुआई करीब 18,90,000 हेक्टेयर कम इलाके में हो पाई है, जबकि कुल खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 9 लाख हेक्टेयर कम इलाके में हुई है। पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इसमें इम्पैक्ट तो आ रहा है न्यूज में। हमारे पास वो डाटा नहीं होता है, रेन कम है तो इसलिए तो या वो तो आप मीडिया भी कवर करता है कि ये जो इलाका है इसमें थोड़ा इम्पैक्ट है। जाहिर है संकट बड़ा है और सरकार को इससे निपटने की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे लगातार चल रहा है। अब सरकार वक्फ की जो संपत्ति है उसका सर्वे करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कड़े शब्दों में कहा है कि मंदिर और मठों का सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा और शुरुआत वहीं से की जाए, ये भी वो आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये बार बार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये सर्वे क्यों किए जा रहे हैं। फिलहाल मदरसों का सर्वे कैसे हो रहा है, कौन कौन से सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, इस पूरे मामले पर विस्तार से हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर रोड पर बने जामिया अरबिया खादिम इस्लाम मदरसे में हापुड़ प्रशासन की एक टीम सर्वे करने पहुंची। करीब 900 बच्चे वाले इस मदरसे में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने मदरसे का जायजा लिया, फिर मदरसा संचालकों से बैठक करके कई जानकारियां लीं। आप एडमिशन कौन सी एज से लेते हैं? हम एडमिशन लेते हैं 9 साल की उम्र के बाद। 9 साल की उम्र। प्रशासन के पास इस तरह का एक फॉर्म है जिसके तहत 12 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये शासन के निर्देशानुसार मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। आज हम सदर तहसील के सबसे बड़े मदरसे में हम आज सर्वे करने आए थे। इसमें शासन से एक परफॉर्मा आया है, उसके विभिन्न बिंदुओं पे जानकारी एकत्रित की गई थी, जैसे कितने छात्र हैं, टॉयलेट की स्थिति, रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त करीब 16,800 मदरसे हैं, जिनमें अनुदानित मदरसों की तादाद करीब 550 है, जबकि आधुनिक मदरसे 7,400 हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिलों को 15 अक्टूबर तक मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेजनी है। हालांकि विपक्षी पार्टियां और कुछ मुस्लिम संगठन जहां इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं, वहीं दारुल उलूम देवबंद के अरशद मदनी ने इसका स्वागत किया है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कहना है कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। लेकिन अब मदरसों के बाद सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच के आदेश भी दिए हैं। ओवैसी ने इसे एक और एनआरसी बताते हुए कहा कि मठों और मंदिरों की जांच क्यों नहीं हो रही है। आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना जाके आप। और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की। सरकार का तर्क है कि वक्फ की संपत्ति को भूमाफियाओं के कब्जे से बचाने के लिए ये जरूरी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों में अनावश्यक दखल दे रही है। वक्फ का बोर्ड तो सरकार के ही अंतर्गत है, अधीन है, और मतलब अब 6 साल हो रहे हैं उनका ही मंत्री वक्फ को देता है। तो इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं भाई? वो अपने मंत्री से कहें कि उसका सर्वे कर लें, कौन सी इसमें बड़ी बात है। 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, लिहाजा सरकार मदरसों और वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के नाम पर एक नया राजनीतिक मोर्चा खोलना चाह रही है ताकि अपने वोटों का ध्रुवीकरण कर सके।
2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद में शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष वसीम रिजवी को बनाया गया था, लेकिन वसीम रिजवी के ऊपर में भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोप लगे। सीबीसीआईडी जांच भी गठित हुई, लेकिन उस जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, ये कभी सरकार ने नहीं बताया। यही वजह है कि अब मुस्लिम संगठन सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सहारन से अशोक कश्यप, हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर मुस्लिम समुदाय के 5 बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं उनसे पिछले महीने मुलाकात भी की थी। इस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच में सौहार्द कायम करने के लिए बातचीत हुई है, उस पर सहमति भी बनी है। और आपको बता दें कि संघ ने हाल के दिनों में मुसलमानों से संपर्क अपना बढ़ाया है। किन मुद्दों पर ये पूरी बातचीत हुई, मोहन भागवत के साथ मुलाकात करने को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। आइए देखते हैं। सर, ये मुलाकात कब हुई? आप लोगों ने मोहन भागवत साहब से वक्त मांगा था या वो आपसे मिलना चाहते थे? हमने वक्त मांगा था। ये हमारी मुलाकात हुई थी 22 अगस्त को। उससे कोई एक डेढ़ महीने पहले हमने उनको एक ईमेल भेजी थी कि जब कभी आप दिल्ली आए तो हमें बताइएगा, और हमें अगर आप मिल सकेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम मिलना चाहते हैं। तो जब वो दिल्ली आए 22 अगस्त को ही आए थे, शायद उसी दिन आए थे, तो उन्होंने उस दिन हमसे मुलाकात की। तो हम 5 लोग थे, आपने दो के नाम लिया, नजीब जंग जो LG थे, जमीरुद्दीन शाह साहब लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चांसलर रह चुके हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, शाहिद सिद्दीकी, और एक होटेलियर हैं सईद शेरवानी साहब। 5 लोग गए थे हम। ये 5 फ्रेंड ने हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे, और उसी में ये हुआ था कि हमें इनसे मिलना चाहिए और एक डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो देश के हालात हैं कोई वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, एक तो काउ स्लॉटर पे यदि उसके ऊपर बहुत हिंदुओं में रोष होता है। हमने कहा कि ये तो ऑलरेडी तकरीबन पूरे मुल्क में बैंड है, और उसको की पाबंदी तो सबको करनी ही चाहिए, और मुसलमान भी लॉ अबाइडिंग हैं, उन्हें चाहिए अगर कोई वायलेट करता है तो बड़े गलती करता है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि साहब आप लोग जो ये काफिर लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो हिंदुओं को बुरा लगता है। हालांकि हमने कहा कि देखिए, काफिर लफ्ज़ उर्दू ओरिजिनली अरबी में तो ये है कि जो नॉन बिलीवर है। कुछ लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं, वो मोमिन कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं। जो नहीं करते वो नॉन बिलीवर कहलाते हैं, काफिर कहलाते हैं। ये वैल्यू न्यूट्रल वर्ड होता था, लेकिन इसको अगर कम्युनलाइज कर दिया गया, इसको अगर कम्युनलाइज हो गया या अब्यूजिव टर्म हो गया कि बुरी लगने लगी, तो इसको बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से। हाँ, जो लोग इसको यूज अभी भी कर लेते हैं, हम भी उनको समझाएंगे जो हमारी बात सुनेगा। ये भी नहीं, हम कोई नेता तो है नहीं कि हमारी हम कहे तो, लेकिन ये इस बात का हम जरूर प्रचार करेंगे कि भैया ये चीज़ अगर किसी को हर्ट करती है, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाती है, तो हमें इसको बंद करना चाहिए। ये बात थी। तो और बेसिकली यही उसकी स्पिरिट है कि मिलजुल के ही देश आगे बढ़ सकता है, और कोई बेसिक इख्तिलाफ उनकी फिलॉसफी में और हमारे प्रैक्टिसेस और फिलॉसफी में कुछ है नहीं। और एक अध्यक्ष पद की लड़ाई के बाद हम दूसरे अध्यक्ष पद की बात करते हैं, जहां पर YSR कांग्रेस में जो है आजीवन अध्यक्ष बनने पर चुनाव आयोग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ दल YSR कांग्रेस को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, और ये नोटिस CM जगनमोहन रेड्डी को पार्टी का स्थायी अध्यक्ष बनाए जाने के आरोपों के बीच जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि संगठन के किसी भी स्थायी पदों या संकेतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, साथ ही इसे लोकतंत्र विरोधी बताया है। नोटिस के मुताबिक आयोग ने कहा कि कोई भी कार्रवाई जो चुनावी प्रक्रिया को ठुकराती है, स्वाभाविक रूप से वो अलोकतांत्रिक है और आयोग के मौजूदा नियमों का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी जया अब जोर पकड़ता जा रहा है, और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव आयोग के का जो नोटिस उसका जवाब देते हैं। रेड्डी को पार्टी का स्थायी अध्यक्ष बनाए रहने के लिए पार्टी के संविधान में बदलाव किए गए, ये खबरें आई हैं, और उसके बाद अब चुनाव आयोग का रुख कुछ सख्त नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। पटना में कल आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। लंबे समय बाद माइक पर भाषण देते हुए लालू यादव ने बीजेपी पर जमकर हमले किए, और ये भी कहा कि वो बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर झुक जाते तो शायद इतने समय जेल में नहीं रहना पड़ता। लालू प्रसाद यादव ने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि मीडिया अब मोदी का माउथपीस बन गई है।
तो क्या करते हैं, देश भर में बहुत सारे दंगाई पार्टी के सामने समझौता करते हैं, सब समझौता करते, लेकिन मैं नहीं झुका, मैं झुकने वाला हूं। मैं झुक जाता तो शायद इतना जेल में नहीं रहना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस केस को सुनने योग्य करार दिया था, जिसके बाद आज सुनवाई की तारीख लगाई गई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था कि केस की सुनवाई 8 हफ्ते बाद की जाए। पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वो 22 से पहले ही अपनी याचिका दाखिल कर देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने 8 हफ्ते और बढ़ाने की गुजारिश की है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत अगर सुनवाई करती है तो ये तय किया जाए कि केस में किन पहलुओं पर सुनवाई होगी, तो ये मामला थोड़ा और जया पेचीदा होगा। बिल्कुल, और नजर रहेगी कि इस पर क्या कुछ अदालत की तरफ से कहा जाता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर किसानों की खुदकुशी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुणे के एक किसान की खुदकुशी ने एक बार फिर देश में किसानों की दुर्दशा का कड़वा सच जो है वो हमारे सामने ला दिया है। क्योंकि दशरथ लक्ष्मण केदारी नाम के किसान ने मौत को गले लगाने से पहले चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन इसमें असली खबर यह है कि मरने से पहले जो बधाई दी, जो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री के नाम, लेकिन देश में किसानों की मौजूदा दुर्दशा के लिए मोदी की नीतियों और निष्क्रियता को उस चिट्ठी में जिम्मेदार ठहराया। विदर्भ की तुलना में पश्चिम महाराष्ट्र के जो किसान हैं आमतौर पर ज्यादा संपन्न हैं, फिर क्यों दशरथ केदारी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा? इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों की ऐसी सड़कों के दोनों ओर बाजारों की रौनक देख लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही सड़क छोड़ आप गांव में आगे बढ़ेंगे, जीने के लिए आम आदमी के संघर्ष की हकीकत सामने आने लगती है। पुणे के जुन्नर तहसील में ऐसे ही एक गांव बड़गांव आनंद में 42 साल के किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने पहले जहर पिया और फिर अपने ही खेत में बने तालाब में डूबकर जान दे दी। इस समय हम पुणे के जुन्नर तहसील में बड़गांव आनंद गांव में आए हुए हैं और मुंबई से इतनी दूर यहां आने की वजह यह है कि यहां के एक किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने खुदकुशी कर ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुदकुशी नोट में उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और ये खुदकुशी उन्होंने उसी दिन की जिस दिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी। अब इस खुदकुशी की चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि बात अब सिर्फ एक किसान या एक गांव की नहीं रह गई है, बल्कि पूरे देश के किसानों की जो इस समय स्थिति है, फसल का जो उचित भाव नहीं मिल रहा है, उसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। प्याज को बाजार भाव नहीं, टोमेटो को बाजार भाव नहीं, खेती की ऐसी हो गई, कोरोना का काल था। जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों पर काम करना चाहिए था, उन्होंने वैसा किया नहीं, वो उनकी ये थी, उसका दुख था वो। केदारी के पास अपनी 30 गुंठा जमीन है और बाकी की जमीन दूसरों के खेत से लेकर खेती किया करते थे। लेकिन भारी बारिश की वजह से इस बार उनकी सोयाबीन और टमाटर की पूरी फसल बर्बाद हो गई और ऊपर से खेती के लिए अलग अलग सहकारी बैंकों, फाइनेंस कंपनियों और परिचितों से लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए के कर्ज के बोझ ने उन्हें तोड़ दिया। कोरोना आ गया, अभी कोरोना के बाद भी बारिश आ गई, बारिश में सब पीक खराब हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि बाजार नहीं से सरकार का जो धोरण है वो भी ठीक नहीं। एक्सपोर्ट को कांदा का है, एक्सपोर्ट कभी भी बंद करते हैं, कभी भी चालू करते हैं, उसका जो निर्धारित मूल्य है वो कम ज़्यादा करते हैं। इसलिए क्या हो गया, उसके ऊपर निर्भर, खेती के ऊपर निर्भर होने से अभी पैसा कहाँ से लाएंगे? उस ब्याज तो है बैंक का, वो तो रुकता नहीं ना, दिन रात वो चालू रहता है। तो बैंक का वसूली और घर घर सबके प्रॉब्लम। केदारी के छोटे साले विजय ने बताया कि प्याज की फसल अच्छी हुई थी और सारी उम्मीद अब 20 टन प्याज से ही थी, लेकिन प्याज का निर्यात बंद होने से उसका सही बाजार भाव नहीं मिला, जिससे वो निराश हो गए। तो जब माल निकला तब 10 रुपए मार्केट था। अच्छा, तो 10 रुपए किलो। हाँ।
तो दार्जिलिंग को लगा कि वो चलो बाजार बढ़ जाएंगे, अपना सब टर्नओवर ये हो जाएगा, लेकिन बात ऐसी हो गई कि माल भी खराब हो जाएगा, क्लाइमेट की वजह से खराब हो गया, बाजार भाव बढ़ा नहीं। भाव बढ़ा नहीं। अभी भी आले फटा मार्केट 13-14 रुपए है, तो 13-14 रुपए से क्या हो जाएगा ना, कम से कम 20 से आगे रहता तो कम से कम 10-13-14 में बेचेंगे तो लागत भी नहीं मिलेगी, लागत भी खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो ये इतना बड़ा एक तरह से उनको नुकसान झेलना पड़ा है। नुकसान झेलना पड़ा। सिर्फ दशरथ केदारी ही नहीं, आसपास के सभी किसानों के खेतों में बारिश का पानी भर जाने से लगभग पूरी खेती चौपट हो गई है। गांव के सरपंच और सोसाइटी के चेयरमैन ने बताया कि सरकार सिर्फ वादा करती है, पंचनामा करती है, लेकिन आर्थिक मदद नहीं मिलती। हर साल पंचनामे होते, सूखा गिरेगा हो गया पंचनामा, ओला गिरेगा हो गया पंचनामा, उसके आगे जाके क्या है, रकम नहीं मिलती, कुछ नहीं मिला आज तक। ये 2000 रुपए देते हैं, 2000 में क्या चलेगा, क्या होता है 2000 में? हम इधर प्याज का बीज डालते खेती में, मिट्टी के अंदर पैसा डालते किलो को 3000 रुपए का, वो भी नहीं निकल पाता। 42 साल के दशरथ लक्ष्मण केदारी अपने परिवार के साथ बड़गांव आनंद गांव के इसी घर में रहा करते थे। उनका मूल गांव यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर बनकर फाटा था, लेकिन यहाँ उनकी ससुराल है और यहाँ ससुराल में उन्हें खेत मिले थे, लिहाजा वो अपने परिवार के साथ 7 से 8 साल से यहीं पर रहते थे और यहीं पर खेती किया करते थे। अब उनका परिवार उनकी मृत्यु के बाद अपने पुराने गांव गया है। उनके परिवार में उनकी बीबी हैं और 2 बच्चे हैं। फिलहाल दोनों अपने मूल घर पर गए हुए हैं। 4 महीने से घर में कुछ इनकम नहीं, खाने की मारामारी चल रही है, बच्चों के पढ़ाई के खर्चा, हमारे पास कुछ ये उपलब्ध नहीं रहा। हमारे पति कुछ दिनों से परेशान से रहते, हमको लगा ही नहीं तब कि वो ऐसा करेंगे। दशरथ केदारी के खुदकुशी नोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने की वजह से देश भर में किसानों की दुर्दशा पर चर्चा होनी तो शुरू हो गई है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता या फिर सत्ताधारी दल का नेता अभी तक उनके परिवार वालों से मिलने या उनकी सुध लेने नहीं आया है। सिर्फ उप सभापति नीलम गोरे की तरफ से आर्थिक मदद मिली है और उन्होंने फोन पर बात की है, बाकी सब सिर्फ राजनीति हो रही है। पुणे के जुन्नर तहसील से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को दशहरा होने जा रहा है, उससे पहले सियासत यहां गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में दशहरा रैली पर आमने सामने है उद्धव और शिंदे कैंप। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर आज सुनवाई होगी। उद्धव गुट की याचिका जो है उस पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, हम जानते हैं कि जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसके लिए उनके लिए ये दशहरा की रैली बहुत खास होती है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो हैं वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली में संबोधित करते थे और अपनी खोई जमीन पाने के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे में किस तरह से आप इस मामले को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई दिनों से सियासत इस पर काफी गरमाई हुई है महाराष्ट्र की। बिल्कुल अदिति, चूंकि शिवसेना की विरासत की लड़ाई हो रही है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, और सरकार ने जानबूझकर शिवाजी पार्क पे दशहरा रैली को इजाजत देने वाला मामला लटका के रखा हुआ है। लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है अर्जी देकर, लेकिन अभी तक फैसला उस पर नहीं दिया है। बीएमसी ने अभी तक शिवसेना को अनुमति नहीं दी और नहीं मना ही किया है। जबकि एकनाथ शिंदे गुट को बीकेसी में एक ग्राउंड मिल चुका है एमएमआरडीए की तरफ से, बावजूद उन्होंने अभी भी शिवाजी पार्क पर दावा अपना बरकरार रखा है। तो ऐसे में यही एक विकल्प था शिवसेना के पास कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वहां पर जाके इसके लिए जल्दी फैसला करने के लिए आदेश देने को कहें। इसी के तहत कल जो है एक अर्जी डाली गई है, याचिका दायर की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में शिवसेना की तरफ से, जिसपे कि आज सुनवाई होनी है और शिवसेना अपनी तरफ से पक्ष रखेगी किस तरह से सरकार जो है एक तरफा बर्ताव कर रही है और जानबूझकर इस मामले में देरी कर रही है और वो विपक्ष जो पार्टी है उसे परेशान करने की कोशिश में लगी हुई है। तो उस पर सुनवाई होनी थी और लगभग ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से सरकार है, सरकार की जो मंशा है वो यही साफ है कि किसी भी तरह से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली नहीं होने पाए, खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, क्योंकि अगर वहां पर दशहरा रैली की अनुमति मिल जाती है उद्धव ठाकरे गुट को, तो शिवसेना की जो विरासत है बाला साहब ठाकरे की, वो उसकी एक तरह से कहीं ना कहीं पुष्टि हो जाएगी, उस पर ठप्पा लग जाएगा, जो एकनाथ शिंदे गुट नहीं चाहता है और वो मुख्यमंत्री हैं
तो स्वाभाविक तौर पर सरकारी जो यंत्रणा है, प्रशासन है, सब उनके हिसाब से ही काम कर रहा है, लिहाजा शिवसेना को मैदान मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पूरी कोशिश है क्योंकि असली और नकली शिवसेना की लड़ाई एक तरफ कानूनी भी चल रही है और सियासत महाराष्ट्र में भी चल रही है, तो ऐसे में पूरी कोशिश ये हो रही है कि दशहरा रैली जो शिवाजी पार्क में एक विरासत के तौर पर उद्धव ठाकरे के पिता वहां पे किया करते थे, वहां पर उनको मंजूरी मिलेगी या नहीं। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी, देखते हैं क्या होगा।